प्रिय बहनों और भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। सोल्स कनेक्ट ऑडियो बुक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक व्यक्तित्व का प्रकटन, रिवीलिंग पर्सनालिटी। आज हम इसके अध्याय 9 अनुशासन को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पूज्याचार्य जी महाराज ने 19 जून 1993 कोपेनहेगन, डेनमार्क में जो वार्ता दी थी, इस अध्याय में उसी का संग्रह है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मैं सोचता हूँ कि अनुशासन के बारे में मुझे कुछ बात करनी चाहिए। यह मेरा पसंदीदा विषय है। हमें यह समझ लेने की ज़रूरत है कि प्रेम और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। प्रेम और अनुशासन हमेशा साथ साथ चलते हैं। एक तमिल कहावत है, जो हाथ पीटता है वही हाथ गले लगाता है। लेकिन इसको उलट कर मत कहना, जो हाथ गले लगाता है वही हाथ पीटेगा भी। यह सही नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाश्चात्य देशों में अधिकतर प्रेम और अनुशासन को अलग अलग माना जाता है, जबकि वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस तमिल कहावत का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए कि जो हाथ पीटता है वही गले भी लगाता है, यानी जो आपसे प्रेम करता है केवल वही आपको अनुशासित करने की हिम्मत कर सकता है। अगर किसी समाज या व्यक्ति में सुधारने की क्षमता नहीं रही तो उसका अर्थ है वहाँ से प्रेम उठ चुका है। जो प्रेम आप अपने आसपास देखते हैं वह बनावटी और सतही है। तो देखिए, सहज मार्ग में कम से कम आप लोगों को इतना जान लेना चाहिए कि प्रेम, स्वतंत्रता और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। बिना अनुशासन के स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। आप अपने राजमार्गों यानी हाईवेज पर नियम लागू करते हैं। दाहिने ओर चलें, बत्ती से सिग्नल दें, दूसरी ओर जाना चाहें तो रुकें, जाते वाहनों के निकल जाने की प्रतीक्षा करें। यह सब अनुशासन है जो सड़कों पर दुर्घटना रहित चलने के लिए आवश्यक है। अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो भगवान के लिए उन्हें अनुशासित करना शुरू कीजिए, ताकि बच्चे कल यह ना कह सकें कि मेरे माता पिता ने कभी मेरी परवाह नहीं की। आजकल मैं यह बात बहुत सुनता हूँ। मैं यह बात 70 साल की वृद्ध महिला, 60 साल के वृद्ध पुरुष और 45 और उनसे भी कम उम्र वाले व्यक्तियों से सुनता हूँ। मेरे माता पिता ने कभी मेरी परवाह नहीं की, उन्होंने कभी मेरा मार्गदर्शन नहीं किया, उन्होंने कभी मुझे सलाह नहीं दी। हमें कम से कम इतना जागृत तो होना ही चाहिए कि बाद में बच्चे यह शिकायत ना कर सकें कि उनकी देखभाल नहीं की गई। देखभाल की जाती है। किसी की देखभाल करना क्या है? उनके कल्याण की चिंता करना, ना कि उनकी स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता तो समाज और शासन द्वारा दी जाती है, किंतु समाज और शासन लोगों की देखभाल नहीं करते। स्वास्थ्य सेवा, शिशु सेवा सब बकवास है। इनके नाम पर आपसे टैक्स वसूल रहे हैं। देखभाल घर से प्रारंभ होती है। देखभाल एक पवित्र काम है और बच्चों को पैदा करके स्वतंत्रता के नाम पर छोड़ देना काफ़ी नहीं है। अगर आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं तो उन्हें सिखाइए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए और उन्हें सुधारिए। अगर आप ऐसा करने योग्य नहीं हैं तो आपको माँ बाप बनने का कोई हक नहीं है। आप स्वतंत्रता का बहाना करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। बच्चा कभी इतना बड़ा नहीं हो जाता कि वह अपनी देखभाल खुद कर ले। हम घोंसलों में पलने वाली चिड़िया के बच्चे नहीं हैं, जिन्हें माँ धक्का देकर घोंसले से गिरा देती है और कहती है या तो उड़ो या बिल्ली के ग्रास बनो। हमारा समाज एक सुसंस्कृत, मानवीय, देखभाल करने वाला और स्नेहशील समाज माना जाता है। अगर प्रेम का अर्थ परवाह करना है तो परवाह केवल अनुशासन से ही की जाती है। यही बात मैं अभ्यासी और प्रशिक्षक के रिश्ते में भी पाता हूँ। सुधार या सुधार करने की सलाह देने पर हमेशा बुरा लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें मैं हूँ या कोई और। अगर आप यहाँ सुधरने या जिस पर आप गर्व कर सकें कुछ ऐसा बनने के लिए नहीं आए तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप में स्वाभिमान होना चाहिए? सिर्फ इस बात का अभिमान नहीं कि आप गोरे हैं, यूरोपियन हैं। दुनिया में श्रेष्ठ बनने के लिए यूरोप के गोरे स्त्री या पुरुष हो जाना काफ़ी नहीं है। क्या आपका व्यवहार इसके अनुरूप है? क्या आपका स्वास्थ्य इस लायक है? क्या आपका आचरण इस तरह का है? मैं ऊपरी शिष्टाचार की बात नहीं करता कि हर छोटी बात पर अलग अलग भाषाओं में धन्यवाद की रट लगाते रहें। यह असभ्य, थोथा, दिखाऊ, बेकार, अर्थहीन, यांत्रिक शिष्टाचार है। पूरे दिल से अच्छा व्यवहार करना ही शिष्टता है।
सच्ची शिष्टता विवेकपूर्ण आचरण में है। जैसे कल कोई कह रहा था कि पूरब में धन्यवाद देना अभद्रता माना जाता है। आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद क्यों देते हैं? दरवाज़ा खोलने के लिए। यह तो शालीनता है। धन्यवाद देकर आपने इसका लेखा जोखा बराबर कर दिया। आपने किया, मैंने धन्यवाद दिया, बात खत्म। समाज इस तरह नहीं चलता। दिल में कृतज्ञता होनी चाहिए। जिन बातों से आप अनुग्रहित अनुभव करते हैं उन्हें अपने आचरण में उतारना अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छे व्यवहार का प्रतिपादन उदारता और शालीनता का व्यवहार है। जब आपकी बारी आए आप भी वैसा ही आचरण करें। ऐसे मौक़ों से हमें कुछ सीखना चाहिए, ना कि सिर्फ तात्कालिक प्रतिदान। किसी ने आपको कुछ दिया और आपने भी उपहार देकर उसका बदला चुका दिया। क्या आप देने वाले को उसका उपहार वापस कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आप अपने मालिक को आध्यात्मिकता लौटाकर कह सकते हैं, अलविदा मालिक, मैं जा रहा हूँ, जो कुछ आपने दिया है इसे आप अपने पास रखिए? यह इतना आसान नहीं है। यदि आपको कोई प्राणघातक दुर्घटना से बचाए तो क्या आप उसे कोरा धन्यवाद देकर मुक्त हो सकते हैं? आखिर उसने आपका जीवन बचाया है। इसीलिए शाब्दिक धन्यवाद बेकार है। स्वाभाविक मानवीय शिष्टाचार सीखने की कोशिश कीजिए। क्या वह अनुभूति पर आधारित है? जब दिल कहे आज मुझे इतना कुछ मिला कि समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, और दिल से अनुभव हुए इस आभार से आंखों में आंसू आ जाएं, तो भी कृतज्ञता ज्ञापन के लिए इतना काफ़ी नहीं होता। आंसुओं को हमारे यहाँ मोती की उपमा दी जाती है। कवि की भाषा में इसे आँखों से मोती झरना कहते हैं। हर आंसू मोती होना चाहिए, तब आप देखेंगे कि आपका हृदय भी वही अनुभव कर रहा है जो उनका। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कम से कम हमारे अभ्यासियों को सच्चे अर्थों में थोड़ा और सुसंस्कृत बनना चाहिए। याद रखिए, संवर्धित कृत्रिम मोती असली मोती नहीं होते। असली संस्कृति वास्तव में संस्कृति नहीं बल्कि एक अनुभूति है जो व्यवहार और क्रियाकलाप द्वारा अभिव्यक्त होती है, तथा यह केवल व्यक्तिगत एवं पारिवारिक अनुशासन से ही आ सकती है। अनुशासन का अर्थ छड़ी लेकर किसी को पीटना नहीं है। अनुशासन का अर्थ है हर विषय एवं अवसर पर सही मार्गदर्शन। फिर आप यहाँ प्रश्न क्यों पूछते हैं? क्या आप नहीं समझते कि यहाँ का अनुशासन सड़क पर चलने के नियमों, उड़ान के नियमों, रेल के नियमों, औपचारिक आचरणों और शिष्टाचार के अनुशासन से परे एवं अधिक महत्वपूर्ण है? एक सिटिंग लीजिए। हाँ चारी जी, लेकिन मैं तो एक सिटिंग ले चुका हूँ। मेरे लिए यह जानना जरूरी नहीं कि आपने सिटिंग ली या नहीं। मैं जब कहूँ कि एक सिटिंग ले लीजिए, इसका मतलब है आपको सिटिंग लेनी है। फिर भी अचानक बोल उठते हैं, नहीं नहीं चारी जी, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल आपको बताना चाहता था। इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, अनुशासन नितांत आवश्यक है। यदि हम आपको सुधारने की कोशिश करते हैं तो इसे प्रेम की अभिव्यक्ति समझिए, क्योंकि हम हर किसी की परवाह इस तरह से नहीं करते। आप पड़ोसी के बच्चे को अनुशासित करने की चिंता नहीं करते। गली में दौड़ते हुए बच्चे को अनुशासित करने की बात नहीं सोचते। ज़्यादा से ज़्यादा आप कहते हैं, न जाने यह किसका बच्चा है, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। परंतु एक आप हैं जो अपने बच्चे से गली के बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं और गली के बच्चों से बनावटी प्रेम और स्नेह ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे वे आपके बच्चे हों। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझे? जिस नए जीवन को अपनी यात्रा के दौरान प्रेम पर आधारित अनुशासन से मार्गदर्शन नहीं मिला, वह जीवन बेकार हो जाता है। कहीं हम स्वतंत्रता के नाम पर अपने उत्तरदायित्वों से बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? मुझे अक्सर शक होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी से बचने का बहाना ढूंढते हैं। यदि मेरी बात कठोर लगे तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मुझे संदेह होता है कि अनुशासित करने की अपनी कमी या अक्षमता को छिपाने के लिए हम बहानों का सहारा लेते हैं, क्योंकि कई बार अनुशासन लागू करने में हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हम वही सब कर रहे होते हैं जिनसे हम अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं। नशीले पदार्थ लेने वाला पिता अपने बेटे को उन्हें लेने से कैसे मना कर सकता है? वह पूछेगा, किंतु पिताजी आप क्या कर रहे हैं? कम से कम पिता में इतना साहस तो होना चाहिए कि वह कह सके, हाँ बेटा, मुझे देखो मेरी क्या हालत हो गई है, इसीलिए तुम्हें मैं मना कर रहा हूँ। कहीं तुम्हारी भी हालत मेरे जैसी ना हो जाए। इससे कुछ असर पड़ेगा, बजाय यह कहने के कि यह मेरा निजी मामला है। ऐसे काम नहीं चलता। अतः अनुशासन
यदि आप दूसरों को सुधारना चाहते हैं या सुधारने की उत्कट इच्छा या क्षमता रखते हैं तो प्रेम और केवल प्रेम ही है जिसके द्वारा आप दूसरों में सुधार ला सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले स्वयं को अनुशासित करना होगा, अन्यथा आपकी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। फिर हम सहज मार्ग के उद्देश्य पर वापस आते हैं। यदि यहाँ उपस्थित सभी लोग स्वयं को सुधारने की इच्छा नहीं रखते तो आपको दूसरों को सुधारने का भी कोई हक नहीं है और ना ही आपको इसका कोई नैतिक अधिकार है। आप दूसरों को सुधारने की क्षमता खो देते हैं, आप स्वयं को सुधारने की क्षमता भी खो देते हैं। जो दूसरों की सहायता करना चाहता है उसे पहले खुद को मजबूत बना लेना चाहिए। यदि मैं दान देना चाहता हूँ तो पहले मुझे धन कमाना चाहिए। मैं दूसरों को शिक्षित करना चाहता हूँ तो पहले मुझे खुद शिक्षित होना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, दान घर से शुरू होता है। यह कौन सा दान है जो घर से शुरू होता है? इसका अर्थ यह नहीं कि आप पहले खुद खा लें तब मेहमानों को खिलाएं। इसका अर्थ यह है कि दूसरों को शिक्षित, अनुशासित करके उनके चरित्र निर्माण का कार्य अपने हाथों में लेने से पहले खुद के इतने हितैषी बने कि खुद को शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुशासित करने की हिम्मत कर सकें। यहाँ सहज मार्ग में हमारा यही उद्देश्य है। आप में से अधिकांश माता पिता हैं, जो नहीं हैं वे बन जाएंगे। आप माता पिता बनने से पहले यह जान लें तो अच्छा होगा कि माता पिता की क्या जिम्मेदारियां हैं। प्रेम विलक्षण है, गौरवपूर्ण है एवं विविधतापूर्ण है। वास्तविक जीवन में इसका लक्षण है अनुशासन, उचित व्यवहार, सही जीवन और संयमित जीवन। इस अर्थ में भलाई अपने से शुरू तो होती है लेकिन उसका अंत वहाँ नहीं होता। यदि इस हद तक मैं खुद से प्यार करता हूँ और वह बनने के लिए तत्पर हूँ जिस पर मैं गर्व कर सकूँ, तो अपने हर कार्य को उस स्तर के अनुकूल बनाने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ेगा। हमें उस कलाकार की तरह होना चाहिए जो अपनी कलाकृति में ज़रा सी भी कमी नहीं रहने देता। तो देखिए, उस समाज में जहाँ कोई अनुशासन नहीं है, परिवार के सदस्यों में सुधारने की योग्यता नहीं है, स्वयं में सुधरने की हिम्मत नहीं है, हम किसी को भी सुधार नहीं सकते। जैसा कि मैंने कहा, आप अपना नैतिक अधिकार खो देते हैं। एक ऐसा आदमी जो अपने ही परिवार को सही ढंग से नहीं चला सकता, यह भी वास्तव में प्रशासनिक कार्य है कि आप अपने पारिवारिक संसाधनों को भिन्न भिन्न कार्यों के लिए किस प्रकार बांटकर नियोजित कर सकते हैं। मेरी आय इतनी है, मैं किस काम के लिए कितना धन खर्च करूं, एक पारिवारिक बजट, इतना शिक्षा पर, इतना कपड़ों पर, इतना मकान के रख रखाव पर और इतना छुट्टियां बिताने पर। जिस परिवार में इस प्रकार नहीं होता वह स्वयं को बर्बाद कर रहा है। यह कंजूसी नहीं है, यह तो बजट का संतुलन है। यदि कोई नौकरी करने वाला कहे मेरा बजट संतुलित होना चाहिए, मैं अपनी तनख्वाह से अधिक खर्च नहीं कर सकता वरना मुझे कर्ज लेना पड़ेगा, खर्च करने का यही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका है। इसी को अनुशासन कहते हैं। अगर हर परिवार खुद अनुशासित रहे तो वह सरकार को भी अनुशासित करने का साहस कर सकता है, परंतु हमने अपना वह नैतिक अधिकार खो दिया है। मैं डेनमार्क से प्यार करता हूँ, ऐसे पोस्टर हम जगह जगह लगे देखते हैं। मैं अमेरिका से प्यार करता हूँ, बिल्कुल सही। मैं ग्रीस से प्यार करता हूँ, बहुत बढ़िया। आप अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीस से क्यों प्यार करते हैं यह तो दिखाई देता है, किंतु मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, अपने पिता से प्यार करता हूँ, अपने भाई से प्यार करता हूँ, यह सब कुछ मुझे नहीं दिखाई देता। ऐसे साइन बोर्ड कहीं नहीं दिखते। माता पिता को मातृ दिवस, पितृ दिवस तक के लिए हम भूल गए हैं। इसलिए सहज मार्ग में व्यक्तिगत अनुशासन पर जोर दिया जाता है। मैं जिसे सिफारिश कहता था, बाबूजी उसे सुझाव कहते थे। लेकिन मेरे विचार से हमें अच्छी तरह से यह समझना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। जब हम विनम्रता पूर्वक कहते हैं मेरे विचार से 3 बजे वाली उड़ान आपके लिए ठीक रहेगी, तो यह एक सलाह हुई। परंतु हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सलाह भी विनम्रता की परत चढ़ाकर दी जाती है, जहाँ सीधी सलाह नहीं दे सकते क्योंकि सलाह लेने वाला आपका असली मतलब नहीं समझ पाता। ये मुझे 3 बजे वाली उड़ान में जाने के पक्ष में कह रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं या उड़ानों के बारे में अपना ज्ञान बघार रहे हैं। इसकी बजाय आप आत्मीयता से यह क्यों नहीं कहते कि इसी उड़ान से जाओ, यह सबसे अच्छी है। ओह परंतु चारी जी, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, यह तो उद्दंडता होगी। हाँ, लेकिन आपकी उद्दंडता से किसी का भला हो रहा है तो उसमें क्या हर्ज है।
क्या आपको नहीं लगता कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए, बजाय यह सोचने की कि आपका मित्र आपके बारे में क्या सोचेगा? आप केवल यह चिंता करते रहें कि वह आपके बारे में क्या सोचेगा और उसकी मदद ना करें, तो क्या यह उचित होगा? मित्र वही जो समय पर काम आए। ऐसा नहीं कि मैं आपसे उधार मांगने जाऊं तो आप मेरे दोस्त हो गए क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर आपने मेरी मदद की। किसी भी परिस्थिति में ज़रूरत पड़ने पर सलाह दें, मदद करें, खाना खिलाएं और यदि उसे मार्गदर्शन चाहिए तो उसे दें। यदि कोई मित्र आपके पास आकर कहे, अरे भाई, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, तो केवल जुबानी हमदर्दी दर्शाते हुए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कहने की बजाय आपको उसकी मदद करनी चाहिए। निसंदेह यदि आप उसकी कोई सहायता ना कर पाएं तो प्रार्थना तो है ही, परंतु प्रार्थना पहला नहीं बल्कि आखिरी उपाय है। क्या हम अपने मित्रों के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि मूर्ख मत बनो, ऐसा करो, बोतल को फेंक दो? मित्रता का क्या अर्थ है? क्या मित्रता की भावना के बिना मित्रता हो सकती है? यदि आप मित्रता ना निभाएं तो क्या आप मित्र कहला सकते हैं? यह मेरी समझ में तो नहीं आता है। मैं उसका मित्र तो हूँ पर उससे सच नहीं बोल सकता। मैं उसका मित्र हूँ परंतु मैं उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। यह कैसी मित्रता है? यह कैसा भाईचारा है जहाँ सगे भाई भी आपस में औपचारिक रूप से बात करते हैं? मुझे नहीं पता कि कैलेंडर में भ्रातृ दिवस यानी ब्रदर्स डे है भी या नहीं, किंतु लगता है कि ज़रूर आ जाएगा और तब हम इस भ्रातृ दिवस पर ही गुड मॉर्निंग और उपहारों का आदान प्रदान कर छुट्टी कर देंगे। हमारा समाज आज बहुत अव्यवस्थित हो गया है, इसके लिए कोई और उपयुक्त शब्द नहीं मिल रहा है। हर आदमी आज अकेला है। आज इंसान ज़रूरत पड़ने पर भी किसी के पास जाने से कतराता है, क्योंकि वह उसकी दोस्ती पर भरोसा नहीं कर सकता। वह डरता है कि कहीं उसे टरका ना दिया जाए। आप जानते हैं, ज़रूरतमंद व्यक्ति बहुत संवेदनशील हो जाता है और उस समय थोड़ी सी भी अपमानजनक या टरकाऊ बात कर दें तो वह सदा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। वह फिर कभी किसी और पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसे समय हमें पाश्चात्य शिष्टाचार, सामाजिक व्यवहार, विनम्रता आदि की बजाय दिल से काम लेना चाहिए, दिमाग से नहीं। उस समय आपकी संवेदना उभर कर सामने आनी चाहिए। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्या हम ऐसा करने में सक्षम हैं? क्या हम में ऐसा करने का साहस है? दुर्भाग्य से मेरे विचार में ऐसा नहीं है। इसीलिए हम दुख उठाते हैं। हमारे मित्र तो होते हैं लेकिन समय पर काम आने वाले नहीं। इसीलिए जैसे कि मैं प्रायः कहता हूँ और आध्यात्मिकता में कहा जाता है कि केवल मालिक ही आपके मित्र हैं, क्योंकि प्राणाहुति के द्वारा हर क्षण वे अपना जीवन आपको दे रहे हैं। हर क्षण वे आपके बारे में सोचते रहते हैं, परंतु वे भी आपको सुधारने का साहस नहीं करते। वे बेचारे डरते हैं। जब वे डेनमार्क आते हैं तो उन्हें डेनिश शिष्टाचार के बारे में सोचना पड़ता है, फ्रांस में फ्रेंच शिष्टाचार के बारे में, जर्मनी में जर्मन शिष्टाचार का ध्यान रखना पड़ता है। महाशय, यदि आप बुरा न माने तो क्या आप सिटिंग लेना पसंद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, किंतु किससे? आप कौन सा प्रिसेप्टर पसंद करेंगे? हाँ, लेकिन मुझे गैवी पसंद है। ठीक है। वस्तुतः यह एक रेस्टोरेंट बन गया है जहाँ हर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक आदेश देकर अपनी अपनी पसंद की वस्तुएं मंगा रहा है। यह कैसा समाज है जहाँ व्यक्तित्वता एकता में व्यक्त होने के बजाय अनेकता में अभिव्यक्त हो रही है, जहाँ भाई सिर्फ नाम के लिए भाई है या फिर इसलिए कि वे एक ही माता पिता की संतान हैं। मैं आज यह भी नहीं कह सकता कि उनके माता पिता एक ही हैं, जहाँ माता पिता ही सबसे बड़ा खतरा है, जिन पर बड़े होने पर हम यह दोषारोपण करते हैं कि उन्होंने ठीक तरह से हमारी देखभाल नहीं की, जहाँ माता पिता अपनी असफलता का रोना रोते रहते हैं कि उन्होंने उचित अवसर पर अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन नहीं किया और आज वे ही दुखी बैठे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ है, बेटा क्या कर रहा है, तीसरा बेटा जो जेल में है वह कब बाहर आएगा। यह कल्पना नहीं बल्कि एक अभ्यासी परिवार का जीवंत उदाहरण है। घटना हो जाने के बाद पछताने से क्या लाभ? समझदारी इसी में है कि घटनाओं का पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए। घटना होने के बाद उससे सबक लेना यह काम बेवकूफ़ों का है। घटना होने के पूर्व उसका अनुमान कर लेना बुद्धिमानों का काम है। घटना को घटित होने से पूरी तरह रोक देना संतों की बुद्धिमत्ता है। हम में से कुछ लोगों को कार्य करने के बाद ही उसके परिणामों का अनुमान होता है। कुछ लोग करते समय ही यह जान लेते हैं कि उनके कामों का क्या परिणाम निकलेगा।
बुद्धिमान व्यक्ति पहले से उसका परिणाम जानकर ऐसा काम नहीं करता। यह भी एक प्रकार का अनुशासन ही है। अनुशासन सबसे अधिक स्वनियंत्रण और अकर्मण्यता में ही व्यक्त होता है। कर्म कोई भी हो, उसका परिणाम अवश्य होता है। हर कर्म के बाद कोई ना कोई परिणाम होना चाहिए। बाबूजी महाराज तो यहाँ तक भी कहते थे, सोचो भी मत, क्योंकि विचारों का भी परिणाम होगा। लालाजी महाराज कहते थे, सलाह मत दो, क्योंकि यदि अभ्यासी ने आपकी सलाह मानकर उसका पालन नहीं किया तो आप उसे गुरु आज्ञा की अवहेलना करने के पाप का भागी बना रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका प्रेम सार्वभौमिक है, जिसमें सभी समा जाते हैं, सब कुछ उसी में समा जाता है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, केवल प्रेम ही आपको सुधारने की, सही ढंग से शिक्षा देने की और अनुशासन में रहने की योग्यता प्रदान करता है। ऐसा प्रेम तभी प्रकट होकर अपनी आभा दिखाता है जब अनुशासन सिखाने वाला, सुधारने वाला स्वयं अनुशासित हो, क्योंकि तभी आपको नैतिक साहस, नैतिक आस्था और दूसरों को अनुशासित करने का अधिकार प्राप्त होता है। क्या हम पर्याप्त रूप से साहसी हैं? क्या हम में वह निर्भीकता है? क्या हम कुछ करने की हिम्मत रखते हैं? क्या हम में दूसरों को सिखाने का, अनुशासित करने का नैतिक अधिकार है? यदि आप खुद को अनुशासित करना शुरू कर दें तो आप में से हर एक को दूसरों को अनुशासित करने का नैतिक अधिकार मिल सकता है। ठीक यही बात है जो सहज मार्ग सिखाता है। प्रेम इसी के बारे में है। अनुशासन के आधार के बिना प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार देखें तो सहज मार्ग बहुत सख्त पद्धति है जो हमसे बहुत सी अपेक्षाएं रखती है, लेकिन जब हम खुद को अनुशासित करने का वास्तविक उद्देश्य समझ लेते हैं तो ये अपेक्षाएं नगण्य हो जाती हैं। जब हम खुद को अनुशासित करने के महत्व और ज़रूरत को जान लेते हैं और खुद को अनुशासित कर पाने में सफल हो जाते हैं, तभी हम संसार को भी अनुशासित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यही सही ढंग है। मेरा विश्वास है कि जिम्मेदारियां निभाने से ही अधिकार प्राप्त होते हैं। होता यह है कि हम अधिकार पहले चाहते हैं और जिम्मेदारियां बाद में। मेरा सुझाव है कि पहले हमें जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यदि आम आदमी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते समय साबित कर दे कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अधिकार दिया जा सकता है, जिनका उपयोग आप अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए कर सकते हैं, तो अधिकार अपने आप मिलते जाएंगे, क्योंकि आपके अलावा इनका दायित्व संभालने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होगा ही नहीं। तब ऐसी सरकार बन सकेगी जो बुद्धिमानों द्वारा चलाई जाएगी, बुद्धिमानों की होगी और जन कल्याण हेतु होगी। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय को लेकर हम आप सबके समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।